साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक स्वागत करता हूं आज के इस नए टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत। साथियों, हम संविधान की यात्रा सीरीज के अंतर्गत संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने राष्ट्रपति वाले टॉपिक पर बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है। दूसरा टॉपिक था हमारा संसद से संबंधित, संसद वाले टॉपिक को भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है तथा उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके टेस्ट के रूप में संपूर्ण एनालिसिस के साथ अध्ययन किया है। अगर आपने वो पिछला टेस्ट नहीं दिया हुआ तो प्लेलिस्ट संविधान की यात्रा सीरीज में जाइए, वहां पर टेस्ट सीरीज संसदीय प्रश्नोत्तरी करके है, जिसे आप लोग दीजिए तथा संसद टॉपिक से संबंधित जो भी आपकी तैयारी है उसको जांचिए, परखिए तथा आकलन कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान की भाग 5, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 5 के जो अंग है उनमें से कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका तीनों अंगों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में देखने को मिलता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों को भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कौन से 124 से 147 तक में देखने को मिलता है। कहां से कहां तक? अगर मैं भाग की बात करूं तो भाग 5 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। वहीं अगर आप लोगों से अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो 124 से 147 तक के अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। क्लियर है यहां तक? अगला देखते हैं अपन कि सुप्रीम कोर्ट के जो स्थापना का प्रावधान कहां से लिया गया, तो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि ब्रिटिश सरकार के तहत अंग्रेजों का जब शासन था उस समय 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा जाता है तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। क्लियर है यहां तक? देखिए मैंने क्या कहा, 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा जाता है तथा उसी एक्ट के तहत 1774 में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां सुप्रीम कोर्ट की क्या की जाती है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पर बोलने से? कलकत्ता में की जाती है। क्या कहा मैंने? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया जाता है, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? उस समय अगर मैं न्यायाधीशों की संख्या की बात करूं तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो मतलब टोटल कितने न्यायाधीश थे? 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और दूसरे कौन से थे? 3 जो क्या है अन्य न्यायाधीश होते थे। अगर आप लोगों से पूछे कि उस समय जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 4 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अगर एक मुख्य न्यायाधीश सीजेआई अगर मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे, क्या पूछे? मुख्य न्यायाधीश अगर पूछे तो सर एलिजा एम्फे, क्या नाम था? सर एलिजा एम्फे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाइएगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा एम्फे थे तथा 3 जो अन्य न्यायाधीश थे उनका नाम भी कभी कभार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो पहला नाम है लिमेस्टर, कौन सा नाम है? लिमेस्टर। दूसरा नाम है चेम्बर तथा तीसरा नाम है कौन सा? हाइड। तो क्या कहा मैंने? जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, तो उस समय न्यायाधीशों की संख्या 4 थी, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश जिसका नाम सर एलिजा एम्फे था तथा 3 अन्य न्यायाधीश लिमेस्टर, चेम्बर्स तथा हाइड थे। ये तो था
जो 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है उसके बारे में जानकारी। चलिए अगली जानकारी हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अगला आता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे आता है। लेकिन देखो, जब उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में होती है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या फिर उनके द्वारा लिए गए निर्णय के खिलाफ ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसी क्या की जा सकती थी, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल जो थी वहां पर अपील की जा सकती थी। लेकिन एक आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है। तो उस समय क्या होता है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। इसके तहत क्या होता है, संघीय न्यायालय की क्या होती है, स्थापना होती है। और इस संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। और दिल्ली में जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है उसका गठन कब किया जाता है, अगर पूछे तो 1937 में किया जाता है। और उस समय क्या होता है, दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 के भारत शासन अधिनियम के तहत होता है। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस गायर थे। कौन थे उस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर मोरिस गायर। ये तो था भारत शासन अधिनियम। आगे जाकर क्या होता है, यही जो, लेकिन जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय की स्थापना होती है उस न्यायालय के खिलाफ भी ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में क्या किया जा सकता था, अपील किया जा सकता था। यानी कि संघीय न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भी ब्रिटेन के प्रीवी काउंसिल में क्या किया जाता था, अपील किया जा सकता था। लेकिन आगे जाकर क्या की, अब इसमें अगर न्यायाधीशों की संख्या पूछे तो 1 प्लस क्या था, 7 था, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन उसके खिलाफ भी क्या होता था, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में क्या किया जा सकता था, अपील किया जा सकता था। यही जो संघीय न्यायालय है, आगे जाकर क्या होता है, आगे जाकर जो वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है उसमें क्या हो जाता है, उसका रूप दे दिया जाता है। तो ये था भारत शासन अधिनियम के तहत। अगर मैं बात करूं, ये तो था 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। कब होती है, 1937 में दिल्ली में होती है, जिसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो एक मुख्य न्यायाधीश समेत 7 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो इस जो क्या है, संघीय न्यायालय की स्थापना दिल्ली में होती है, उसके निर्णय के खिलाफ भी क्या किया जा सकता था, ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। लेकिन आगे जाकर यही संघीय न्यायालय क्या होता है, वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के रूप में बदल जाता है। तो ये तो था क्या, 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट में क्या चेंजेस हुए या फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या उल्लेख देखने को मिलता है। अगला बिंदु देखते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया, भाग 5 में है और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखो, सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 124(1) क्या बोलता है। अनुच्छेद 124(1) ये बोलता है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। क्या लिखा गया है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब देखिए क्या बोला है, 124(1), 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कि देख 124(1), 124(2), 124(3 ऐसे करके बहुत से आर्टिकल 5 तक देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अनुच्छेद 124(1) में किस बात का प्रावधान है या फिर क्या बातों का उल्लेख हमको संविधान में देखने को मिलता है। तो देखिए 124(1) जो है इसमें भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इस बात का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो 124(1) में तो ये लिखा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसके बाद क्या है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या, ये भी लिखा गया है, जिसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी, 1+7 होगी, 1+7 होगी। क्या लिखा गया है,
जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+7 होगी। वर्तमान में भी भारतीय संविधान में न्यायाधीशों की संख्या की अगर पूछे तो 1+7 ही लिखा हुआ है। भले न्यायाधीशों की संख्या में संसद में कानून बनाकर वृद्धि की जा रही है या फिर की जा सकती है, लेकिन संविधान में अगर पूछे तो न्यायाधीशों की संख्या से संबंधित प्रावधान 1+7 ही लिखा हुआ है। अब सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन की मैं बात करूं, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को कहां पर की जाती है? दिल्ली में की जाती है। कब की जाती है? उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को की जाती है। और इसके उद्घाटन कौन करते हैं अगर पूछे तो MC शीतलवाड़। कौन करते हैं? शीतलवाड़, MC शीतलवाड़। और ये कौन थे? भारत के फर्स्ट महान्यायवादी, भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे, जिन्होंने 28 जनवरी 1950 को वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थापित है उसका उद्घाटन करते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? तो जो 28 जनवरी 1950 को MC शीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायाधीश होते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किए, तथा उस समय भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अर्थात अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश प्रथम CGI अगर पूछे, प्रथम CGI पूछे तो कौन थे? हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। अर्थात भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूछे, वर्तमान पूछे तो DY चंद्रचूड़, धनंजय विष्णु चंद्रचूड़, जो कि कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए मैंने बताया प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जे कानिया। जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसका उद्घाटन कब हुआ? 28 जनवरी 1950 को होता है। कौन करते हैं उद्घाटन? MC शीतलवाड़ करते हैं। दूसरा मैंने बताया प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। दूसरी चीज मैंने बताया वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, अगर आप लोगों से प्रश्न मैं पूछूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। आप लोग आंसर कीजिएगा। तो भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो फातिमा बीबी भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश है। तो क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है उसमें कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? मैं बताया कि मूल संविधान में कितने थे? 1+7 वही लिखा हुआ है, लेकिन संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बराबर कितनी है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश समाज 35 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अभी कब से लागू है? 2019 से ये मतलब लागू है। पहले कितनी थी? 30+1 थे। 30+1 को बढ़ाकर वर्तमान में कितना किया गया है? 1+30 थी, यानी कि 34 न्यायाधीश टोटल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और संसद विधि बनाकर, क्या बनाकर? संसद कानून बनाकर न्यायाधीशों की संख्या में क्या कर सकती है? वृद्धि कर सकती है। ये तो था सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ बातें। अगला मैं बताऊंगा, अब बताया मैं क्या? अनुच्छेद 124(1). आगे मैं बताऊंगा कि अनुच्छेद 124(3) लिखिए। अनुच्छेद 124(3) लिखिए आप लोग। अनुच्छेद 124(3). अनुच्छेद 124(3) देखिए, अनुच्छेद 124(1) मैंने बताया। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आप अनुच्छेद 124(2) को क्यों नहीं बता रहे हैं? आप डायरेक्ट अनुच्छेद 124(3) को क्यों बता रहे हैं? सबसे मैं इसमें ये लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की योग्यताएं, SC के अन्य न्यायाधीशों की योग्यताएं का अगर पूछे तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए।
दूसरा अगर योग्यता आप लोगों से पूछे, पहली चीज क्या होना चाहिए, पहले तो उनको भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी चीज है कहाँ पर, हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव कार्यानुभव होना चाहिए। क्या कहा मैंने, जो हाई कोर्ट होता है उसमें 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, वैसे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। या फिर लिखा हुआ या फिर क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्यानुभव होना चाहिए। क्या कहा मैंने, पहला योग्यता होना चाहिए भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। या फिर अगर वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव नहीं है तो हाई कोर्ट में ही 10 वर्ष तक वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। तीसरी योग्यता लिखा हुआ है राष्ट्रपति की नज़रों में, किन की नज़रों में, राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता होना चाहिए, कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तीसरी क्वालिफिकेशन मैंने क्या बताया, राष्ट्रपति की नज़रों में विधि का जानकारी वाला व्यक्ति होना चाहिए या फिर कानून का ज्ञाता होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति भी क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। मैंने 124(2) इसलिए नहीं बताया क्योंकि 124 में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है, और अगर मैं पहले नियुक्ति को बता दूंगा और उसके बाद योग्यता को पढ़ेंगे तो उतना क्लियर रूप से हमको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों को पहले योग्यता बता रहा हूँ, तभी ना जाके उनकी नियुक्ति की जो जानकारी है आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। पहले मैं आपको नियुक्ति बता दूंगा, उसके बाद योग्यता बताऊंगा तो आप लोगों में कंफ्यूजन पैदा होगी, इसलिए मैं सबसे पहले उनकी योग्यता को बता दिया हूँ। आगे की वीडियो में क्या बताऊंगा, मैं उनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बताऊंगा। साथियों, आज के वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित प्रावधान तथा न्यायाधीशों की योग्यता से संबंधित प्रावधान के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है या फिर इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी में कुछ मजबूती हो रही है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राजनीति से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।